नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बेहद ही आश्चर्यजनक खबरें निकल के आ रही है बिहार के विद्यालयों से। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब से एससी/एसटी के पाठक आए हैं, शिक्षा जगत में भूचाल सी मच गई है। चाहे वो भर्तियां को लेकर के हो, टाइमिंग को लेकर के हो, या फिर विद्यालय संचालन से संबंधित जो कुरीतियां थी उसे दूर करने को लेकर के हो, विद्यालय में उपस्थिति को लेकर के हो, शिक्षकों के आलसपन, कामचोरी और उनकी अयोग्यता, उनके अ, अबुद्धिमता, अनैतिकता के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके लेकर के हो। आप निरंतर देख रहे हैं कि इस प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बहालियाँ हुई है बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम, उनके माध्यम से लगातार रोज़ाना विद्यालयों की जाँच हो रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका ज़िक्र करते हुए हमें हैरत भी होती है और हमें खेद भी होता है कि ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हमारे बिहार के विद्यालयों में वे कर क्या रहे हैं? जब उनके अंदर नैतिकता नहीं है, जब वे इतने अयोग्य हैं, जब उतने वे अनपढ़ों जैसा जब वो व्यवहार करते हैं, जब लगातार एसएसके के पाठक आदेश जारी हो रहा है, जाँच हो रहे हैं, बावजूद इसके वे लापरवाहियाँ बरतते हैं, वे जो है कामचोरी दिखाते हैं, तो इन शिक्षकों के द्वारा बिहार के ऊपर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का दाग लगा है, वो तो नहीं धुल पाएगा। बिहार के भूमिहीन, गरीब, किसान, मज़दूर और समाज के सबसे अंत में बसे हुए लोगों के जो बच्चे हैं, वे तो नहीं पढ़ पाएँगे। बिहार का जो भविष्य है, वो कैसे सुधर पाएगा? कैसे बिहार का जो इतिहास रहा है, जिसके दम पर भारत जगत गुरु और विश्व गुरु कहलाते रहा है, जिसकी छवि पुनः बरकरार करने की जो कोशिशें चल रही है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा या हम आप जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे आखिर सफलता मिलेगी? साथियों, आपको जान कर के हैरत होगा और यह देखिए होता क्या है, एक गाँव देहात में कहावत है कि बैंगन के खेत में जब कोई 100 दिन चोरी करता है, तो 1वें दिन वो पकड़ा जाता है और वैसे कई चोर होते हैं, जो चोरी करते रहते हैं किसान के खेतों से, लेकिन चोर वही कहलाता है जो पकड़ा जाता है आमतौर पर। चोरियाँ सब कर रहे हैं, लेकिन कौन चोर कहलाता है? जो पकड़ा जाता है। तो अभी जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, 2 विद्यालयों की जाँच हुई। अब 2 विद्यालयों में लगभग 42 शिक्षक थे। 42 में दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हो गए और 40 शिक्षक। एक विद्यालय जहाँ पे मात्र 6 कक्षा, पढ़ाई चाहे जितनी भी कक्षाओं तक हो, लेकिन उसमें कक्ष जो है वो 6 ही था। अब उसमें 23 कुल शिक्षक-शिक्षिकाएँ 23 उनकी संख्या होती है। वहाँ पे क्या देखा जाता है कि 10 जो शिक्षक हैं वे गवास्टिंग कर रहे हैं कैंपस में बैठ कर के। एक ही साथ मर्ज करके जो है कक्षाएँ आयोजित हो रही हैं। एक कक्ष में जो है शिक्षक भी नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो है अनियमितताएँ देखी जाती है। दूसरे विद्यालय में भी इसी प्रकार के देखे जाते हैं कि एक ही कक्ष में 4-4 शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। किसी कक्षा में 1 विद्यार्थी है, किसी में 5 विद्यार्थी है, किसी में 20 विद्यार्थी है। अब साथ में वहाँ पे जो क्योंकि नवसृजित बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे कम होने की वजह से या फिर नवसृजित जो विद्यालय है उसका भवन ना होने की वजह से, तो उसके आस-पड़ोस के विद्यालयों से मर्ज करके उसको चलाया जा रहा है टैग करके। अब यहाँ पे दिशा निर्देश है कि दोनों विद्यालयों के बच्चे जो हैं, वो जिस भी कक्षा में हैं, वे सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। यह नहीं कि 2 विद्यालय टैग है, दोनों विद्यालयों की कक्षाएँ अलग-अलग आयोजित होंगी, ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे जो है अलग-अलग आयोजित की जा रही थी, तो जिसका दिशा निर्देश तो है नहीं शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि जब टैग है, सभी शिक्षक मिल कर के पढ़ाएँ, सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो ये दिशा निर्देश है। अब वहाँ पे ये सारे अनियमितताएँ देखने को मिलता है। अब जो जाँच में जा रहे हैं, तो कह के तो नहीं ना जाएँगे कि वो जाँच में जा रहे हैं। जाँच में जा रहे हैं अचानक क्योंकि उनका कोई प्लान तो है नहीं। वे निकलते हैं ऑफिस से जाँच हेतु, एक दिन में कई-कई विद्यालय जाँच करने होते हैं, तो जहाँ सहूलियत होता है, तो अनप्लान्ड तरीके से वहाँ वो पहुँच जाते हैं। चलो वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। चलो आज लेट हो गया, उतना दूर क्यों जाना है, बगल में हो लेते हैं। इस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है कि फलाने-फलाने विद्यालय आज जाँच करना है। क्योंकि वो कार्यालय से जब उस तरह से रूटीन बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं से लीक हो जाएगा और विद्यालय को पूर्व सूचित हो जाएँगे वो और वे जो है फिर उनकी चोरी पकड़ी कैसे जाएगी, कामचोरी पकड़ी कैसे जाएगी। तो यह समस्या है, इसलिए जो है वो अनप्लान्ड तरीके से कहीं भी जो निरीक्षणकर्ता जिनको निरीक्षण करने की ज़िम्मेदारी दी गई है और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आउटसोर्सिंग से जो बहाल निरीक्षण करता है बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम वही हैं। उनके साथ-साथ बीईओ का भी ज़िम्मेदारी है जाँच करने का। बीईओ के जो सहयोगी कर्मचारी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर या जो भी हैं, उनको भी ज़िम्मेदारी है। डीईओ
का भी जिम्मेदारी है, डीपीओ का भी जिम्मेदारी है, डीएम भी जांच में चले जा रहे हैं, क्योंकि एससीएस के पाठक जब नहीं बैठ रहे हैं, वो जब प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो डीएम क्यों नहीं करेंगे? डीएम की भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो हर क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से उस जिला का विकास हो सके। तो सबसे बड़ा विकास तो शिक्षा के जगत में ही होता है। शैक्षणिक रूप से जब सभी अव्वल हो जाएंगे, जब शिक्षा सभी प्राप्त कर लेंगे, तो सभी विभाग यूं ही जो है विकसित हो जाएंगे। तो इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें देखिए, अब हुआ क्यों कि दोनों विद्यालय के कुल सभी प्रधानाध्यापकों सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या कर दिया गया? उन पर कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी गई। अब उन पे कारण बताओ नोटिस जारी हो गया, कारण बताओ, साथ ही अब उनके वेतन स्थगित। अब इस प्रकार देखिए होता क्या है, आपको लग रहा होगा कि क्या होगा, पकड़े गए, एक आध 2 दिन का जो है वेतन स्थगित होगा, कारण बताओ नोटिस है, माफीनामा जो है वो लिख देंगे, ऐसा थोड़ी कि नौकरी चला जाएगा। लेकिन अब इस पे छवि जो है वो समाज में खराब जाता है, क्योंकि यह समाचार पत्रों में छप गए। अब जिस विद्यालय में आप हैं, वहां के ग्रामीण भी ये समाचार पत्र पढ़ें, या हम लोग के द्वारा जो वीडियो बना करके जो प्रसारित किया गया उसके माध्यम से उन तक पहुंचेंगे, तो उस विद्यालय के शिक्षकों के प्रति क्या छवि जो है उनके वहां के जो छात्र छात्राओं के अभिभावकगण है उनके दिलो दिमाग में बैठेगा। सोचने वाली ये बात है। सबसे बड़ा चीज कि अब विद्यालय आप उस दिन गए, कार्रवाइयां आप पे हुई, लेकिन कल से फिर आप विद्यालय आ रहे हैं, तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये आते हैं और वो ले दे करके मामला जो है वो सड़क लेते हैं। कार्रवाइयां आप पे हो चुकी होती है, आपका वेतन काट लिए जाते हैं, आपको कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है, आपका सर्विस बुक में दाग लग जाता है। सर्विस बुक में दाग लगने का मतलब है कि आपका पदोन्नति में जो है वो आड़े आ जाता है। जो अभी जिसका 2 साल नहीं पूर्ण हुआ है, जो नवनियुक्त हैं, चाहे छठे चरण से हो या फिर आपका जो बीपीएससी टीआरई 1 से या टीआरई 2 से हो, तो वो अभी प्रोविजनरी पीरियड में है, तो उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा ये मायने रखता है कि यदि किसी प्रकार से लापरवाहियां बरती जाती है नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा, तो चूंकि वो प्रोविजनरी पीरियड में है, तो हो सकता है उन्हें आगे चल करके निकाल दिया जाए लापरवाही के कारण, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब चूंकि आप पे कार्रवाइयां हो गई, आप उसका भुगत रहे हैं, उसकी सजा भुगत रहे हैं, चाहे आंशिक रूप से भुगते या पूर्ण रूप से भुगते, भुगत तो रहे हैं, थोड़ा भुगते या ज्यादा भुगते, क्योंकि मैं आपको बार बार बताया है कि पुरस्कार और जुर्माने का कोई कीमत नहीं होता है। चाहे 1 रुपये पुरस्कार हो या 1 रुपये जुर्माना लग जाए, आपका चाहे जेल 1 साल का हो, आजीवन हो, या फिर 1 दिन के लिए जेल हो जाए, तो आपका पुरस्कार और जुर्माने का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होता है। तो इस प्रकार से समाज में छवि भी आपका जो है वो खराब बन गया। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार भी बदनाम हो रही है कि ले दे के मामला सलट लिए जाते हैं और आप भुगत भी रहे हैं, कार्रवाई भी आप पे हो गई। तो एक महत्वपूर्ण जो है सबसे बड़ा सजा यह है कि समाज की नजर में आपका छवि धूमिल हो जाता है। शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई कर रही है, आपका सर्विस बुक पर कौन से दाग लग रहे हैं, पदोन्नति होगी कि नहीं, वेतन वृद्धि आपका होगा कि नहीं, आप अस्थायी रूप से बहाल हो पाएंगे कि नहीं, भविष्य में क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्द में है। और आमतौर पर निकाले नहीं जाते हैं किसी को कि आप कभी कभार पकड़े गए तो सिर्फ वेतन काट लिए जाते हैं। नौकरी से निकालने से पहले जो है 100 बार सोचना पड़ता है विभाग को कि कैसे इसको नौकरी से निकालें। 1 2 दिन 4 दिन इस प्रकार के लापरवाहियां बरती जाती हैं, तो उस कारण से आपको नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन छवि तो धूमिल हो गया। आप अभी नवनियुक्त गए हैं, अब जो छात्र छात्राएं जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में आपके प्रति क्या ख्याल बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये बोला कि आप अपना अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं, आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। इससे साबित यही होता है ना कि आप पढ़ाने आए हैं, कक्षा में आपको पढ़ाने चाहिए जाकर के, तो आप कैंपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब साफ है कि आपके अंदर योग्यता नहीं है कि आप पढ़ा पाए, इसलिए क्लास में जा नहीं पा रहे हैं। साथ ही आप कामचोर हैं, आ रहे हैं सिर्फ डेली का 1500-1600 रुपया आपको जो है वो मेहनताना मिल रहा है, और आप करके सिर्फ गप्पे लड़ा करके और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नीतीश, तेजस्वी, मोदी, भाजपा, कांग्रेस करके आप चले जा रहे हैं। तो यह जो है हमारे बिहार के ऊपर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा लगा है, इसमें आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और आपके कंधे पर है कि वो धब्बा धुले कैसे। और जो हमारे सरकारी विद्यालय में जो समाज के अंत में बसे हुए लोग, जो उनके जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वो आपके कंधे पर जिम्मेदारी, अपना भविष्य सुधरे कैसे। इसलिए आपको अपने अंदर इंटेग्रिटी लाने की आवश्यकता है। ईमानदारी 2 तरह की होती है, एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी होती है बाहरी आवरण, सिर्फ दिखावे मात्र के लिए कि हाँ ईमानदार है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आप अंदर से ईमानदार हैं, कोई क्या कुछ कह रहा है, कौन हम पे कार्रवाई होगी अथवा नहीं, हमें कोई देख रहा है अथवा नहीं, हमें कोई अवलोकन कर रहा है अथवा नहीं, लेकिन हमें जो काम दिया गया उसे हम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाला एक तो जज बैठा है ना, जो जज कर रहा है। तो इसलिए अपने आप में इंटीग्रिटी लाते हुए जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप जिस हेतु आप वेतन उठा रहे हैं, तो ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि अभी एससीएस के पाठक का जलवा आपने देखा है, इसके बाद उनसे भी अधिक सख्त एससीएस आने वाले हैं, जो एससीएस के पाठक से भी सख्त होंगे। और अभी जो जांच चल रहा है और कठिनाई से जांच होगा, और जो अभी प्रोविजनरी पीरियड में है उनको संभल करके रहना है, क्योंकि उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। और चूंकि आपको पता है कि 8 वर्ष के एक्सपीरियंसेस के आधार पर पदोन्नति होता है, वेतन वृद्धि होता है, तो यदि सर्विस बुक में दाग लग जाते हैं तो आपका पदोन्नति और वेतन वृद्धि नहीं होगा। तो ये संभल करके आपको कार्य करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना कार्य करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।